डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। फॉर्मल मेथड्स के इस टॉपिक में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। आज हम मज़ीद कुछ ऑपरेटर्स की बात करेंगे। तो इससे पहले कि हम कंटिन्यू करें, मैं आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो लेक्चर और इन स्लाइड्स के जो कंटेंट्स हैं वो इस बुक से लिए गए हैं। तो जो पहला ऑपरेटर हम पढ़ेंगे वो कौन सा है? इम्प्लीकेशन ऑपरेटर। जो इम्प्लीकेशन ऑपरेटर होता है ये बेसिकली हमें क्या मीनिंग दे रहा होता है? पी इम्प्लाइज क्यू के, यानी दूसरे लफ्जों में आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि इफ पी देन क्यू। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हमारे पास इफ देन की स्टेटमेंट होती है। अब इसके लिए हमारे पास सिंबल कौन सा है? ये है, ये हम एरो यूज करते हैं। ये डबल एरो है, आप इसको सिंगल एरो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिर जो हमारे पास स्टेटमेंट होगी पी इम्प्लाइज क्यू, तो उसको आप कैसे मेंशन करेंगे? पी इम्प्लाइज क्यू, ऐसे उसके दरमियान जो ये हमारे पास इम्प्लीकेशन का ऑपरेटर है आप ये लगाएंगे। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसका अल्टरनेट हमारे पास क्या है पी इम्प्लाइज क्यू का? इफ पी देन क्यू, ये जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अब फर्ज करें हमारे पास एक स्टेटमेंट है पी, और पी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि इट इज ए रेनी डे। इस प्रपोजिशन को मैं पी से रिप्रेजेंट करता हूँ। और हमारे पास एक और प्रपोजिशन है क्यू, वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? आई गो द आउटडोर्स। तो फिर पी इम्प्लाइज क्यू क्या होगा? ये हमें क्या बताएगा? इफ इट इज रेनी डे आई गो द आउटडोर्स। अब ये हमारे पास इम्प्लीकेशन ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल है। हमारे पास एक प्रपोजिशन है पी, फिर क्यू, और ये उसकी इम्प्लीकेशन। तो ये ऑपरेटर हमें ट्रू कब देगा? जब हमारे पास P भी ट्रू होगा और Q भी ट्रू होगा, यानी फर्स्ट प्रोपोजिशन इम्प्लाइज सेकंड प्रोपोजिशन। तो ओवरऑल जो हमारे पास इम्प्लीकेशन ऑपरेटर है उसकी वैल्यू ट्रू आएगी। लेकिन अगर फर्स्ट प्रोपोजिशन जो है वो ट्रू है और सेकंड प्रोपोजिशन जो है वो फॉल्स है, तो इसकी वैल्यू फॉल्स आएगी। मतलब अब ये जो रो है ये आपको क्या बता रही है कि फर्स्ट प्रोपोजिशन डज नॉट इम्प्लॉय द सेकंड प्रोपोजिशन। हमारे पास दो प्रपोजिशन होगी ना, पी और क्यू। तो अगर हमारे पास पी इम्प्लीकेशन क्यू जो है इसकी वैल्यू हमारे पास फॉल्स आ जाती है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो हमारे पास पी तो ट्रू है लेकिन क्यू ट्रू नहीं है। दूसरे लफ्जों में पी डज नॉट इम्प्लॉय क्यू। अच्छा, ये चीज तो समझ आ गई। ये जो आखिरी दो रोज हैं इसकी ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास पी फॉल्स हो जाए तो क्यू जो है वो चाहे ट्रू रहे या फॉल्स रहे, उसकी वैल्यू हम हमेशा ट्रू ही कंसिडर करेंगे। इसकी रीजन क्या है? देखिए, इसकी रीजन ये है कि जो हमारे पास इम्प्लीकेशन है ना, वो हमें सिर्फ पी के ट्रू होने के केस में हमें इंफॉर्मेशन दे रही होती है। पी के फॉल्स होने के केस में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रही होती। ये हमें ये तो बताती है कि अगर आपका पी जो है वो ट्रू है तो इम्प्लीकेशन के ट्रू होने के लिए क्यू का ट्रू होना जरूरी है। इस तरह ये हमें ये बताती है कि अगर आपका पी ट्रू है तो इम्प्लीकेशन के फॉल्स होने के लिए आपका क्यू का फॉल्स होना जरूरी है। लेकिन ये हमें ये नहीं बता रही कि अगर पी इटसेल्फ फॉल्स होगा तो फिर क्या होगा। ठीक है, मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि इम्प्लीकेशन हमें क्या बताती है? इफ पी इज ट्रू देन क्यू। लेकिन अगर पी इटसेल्फ ही फॉल्स हो गया तो फिर हमने क्या करना है? उस सिलसिले में ये हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रही। तो उस केस में फिर हम क्या करते हैं? इसको ट्रू ही कंसिडर कर लेते हैं। तो इसको ट्रू कंसिडर करने का हमें फायदा क्या होता है कि जब हमने जो हमारे पास थोड़ी सी कम्प्लेक्स हमारे पास प्रूफ्स होते हैं, या फॉर्मल रीजनिंग के अंदर जब हमारे पास कम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स या कंपाउंड स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा उनकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, तो वहां पे इसकी वैल्यू को ट्रू कंसिडर करना हमारे लिए उससे आसानी पैदा हो जाती है। अच्छा, इसका एक अल्टरनेट तरीका है समझने का, वो ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारे पास इम्प्लीकेशन है इट्स जस्ट लाइक इफ देन स्टेटमेंट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इफ देन में क्या होता है? हमारे पास हम क्या लिखते हैं? इफ, आगे कंडीशन होती है और उसके बाद कुछ बॉडी ऑफ स्टेटमेंट्स होती है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि जब ये कंडीशन ट्रू हो तो फिर तो हम इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो फिर हमें नहीं पता होता कि हमने क्या करना है। उस केस में फिर हम क्या कर लेते हैं? डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जंप कर जाते हैं। तो ये कुछ इसमें है कि जब पी ट्रू होगा तो फिर तो हमें पता है कि हमने हमारी इम्प्लीकेशन फॉल्स होगी या ट्रू होगी डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ क्यू। लेकिन अगर पी इटसेल्फ फॉल्स हो गया तो फिर हमें कोई वैल्यू मालूम नहीं है कि हमने क्या करना है। तो फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम क्या करते हैं कि उसको अपनी तरफ से उसको ट्रू ही कंसिडर कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वलेंस ऑपरेटर। जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये क्या बता रहा होता है? इक्वलेंस के मुतालिक बता रहा होता है।
और इसके लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं, ये वाला। ये डबल एरो, अगेन हम सिंगल एरो से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये हमें क्या बताता है कि अगर आपके पास दो प्रपोजिशंस हैं, कौन कौन सी, P और Q। इफ P इज ट्रू देन Q इज ट्रू, अदरवाइज Q इज फॉल्स। इन अदर वर्ड्स P इज इक्वलेंट टू Q, यानी P और Q दोनों का इक्वलेंट होना जरूरी है, तभी जो हमारे पास इक्वलेंस है वो ट्रू आएगी। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इस केस में P और Q जो हमारे पास इक्वलेंट है, तो ये हमारे पास इक्वलेंस जो है ये ट्रू आ गई। यहाँ पे हमारे पास P और Q इक्वलेंट नहीं है, लिहाजा ये फॉल्स रही। इस तरह यहाँ पे भी वो हमारे पास P और Q इक्वलेंट नहीं है, इसलिए ये भी फॉल्स रही। और फाइनली यहाँ पे अगर आप देखें तो दोनों ये इक्वलेंट है, P भी फॉल्स है, Q भी फॉल्स है, मतलब ये इनकी ट्रूथ वैल्यू सेम है, इक्वलेंट है, तो हमारे पास इक्वलेंस जो है वो ट्रू हो गई। इसको आप बाज़ औक़ात P इफ एंड ओनली इफ Q भी कहते हैं, ठीक है। तो इक्वलेंस के केस में हमारे पास जो इक्वलेंस ऑपरेटर है वो ट्रू कब होता है, जब दोनों P और Q वो आपस में इक्वलेंट हो। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। अच्छा, अभी तक जो हमने और ऑपरेटर पढ़ा, जो जिसको कि हमने डिस्टिंक्शन का नाम दिया, उसमें हमने क्या कहा था कि वो और ऑपरेटर ट्रू कब रिजल्ट करता है, जब कोई उनमें से एक आप कह लेंगे प्रोपोजिशन या दोनों प्रोपोजिशंस वो ट्रू हो जाए। हमारे पास दो प्रोपोजिशंस हैं P और Q। अब इनमें से या दोनों ट्रू हो जाएं या कोई एक ट्रू हो जाए, तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ट्रू आएगी। लेकिन बाज़ औक़ात हमारे पास सिनेरियो जो होता है वो मुख्तलिफ होता है। वहां पे और ऑपरेटर किस चीज को शो कर रहा होता है, किसी एक के ट्रू होने को, दोनों स्टेटमेंट्स के ट्रू होने को वो शो नहीं कर रहा होता। मसलन अगर मैं आपसे ये कहूँ आई विल गो टू लाहौर और आई विल गो टू कराची, तो अब अगर हम जो अभी तक हमने और ऑपरेटर के मुतालिक पढ़ा है उसके मुताबिक बात करें, तो सपोज मैं ये P को रिप्रेजेंट करता हूँ, आई विल गो टू लाहौर, ठीक है। और Q को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, आई विल गो टू कराची, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इनके दरमियान और ऑपरेटर अप्लाई करवाएं, तो फर्ज करें ये P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है, तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि मैं बैक वक्त लाहौर भी चला जाऊं और कराची भी चला जाऊं, तो ऐसा नहीं होता। तो ऐसे जो सिनेरियोज होते हैं जिनमें के किसी एक ही स्टेटमेंट का ट्रू होना जरूरी हो, तो उसके लिए फिर हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। और इसके लिए जो हमारे पास सिंबल है वो कौन सा है, ये वाला। तो फिर जब दो प्रपोजिशंस के दरमियान एक्सक्लूसिव और को शो करना हो तो हम कैसे करेंगे, P एक्सक्लूसिव और Q। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो ये ट्रू वैल्यू सिर्फ उसी सूरत में रिटर्न कर रहा है जब दोनों में से कोई एक ट्रू है। जब दोनों ट्रू हैं या दोनों फॉल्स हैं तो ये आपको फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर रहा है। मतलब ये उस चीज को इम्पोज कर रहा है कि एक ही ट्रू रहेगी, एक से ज्यादा ट्रू नहीं हो सकती। जब दोनों फॉल्स हैं फिर तो डेफिनेटली फॉल्स ही रिटर्न करना है ना। लेकिन जब दोनों ट्रू हों तो फिर भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा, यानी ये आपको रियल लाइफ के सिमेंटिक्स दे रहा होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो हमने कुछ और ऑपरेटर्स आज पढ़े हैं इनकी आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।